दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 21 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चिपसेट इकोसिस्टम के बारे में। देखिए आपको एक चीज समझनी होगी, चाइना लगभग 30 सालों से कोशिश कर रहा है कि वो चिपसेट इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में अच्छी तरह से रन कर सके। मतलब चाहे उसके पैकेजिंग के बारे में बात हो, फैब्स के बारे में बात हो, लेटेस्ट नोड्स के बारे में बात हो, या डेवलप करनी हो लेटेस्ट चिपसेट्स। बट चाइना यहां पर 200 बिलियन निवेश करने के बाद भी अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन भारत के पास कुछ पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप ये देख सकते हैं कि भारत एक मेजर प्लेयर हो सकता है चिपसेट इकोसिस्टम में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, वर्ल्ड लीडर्स का इंडिया के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां आपको चाइना के रिलेटिवली ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी ज्यादा रेजिलियंट है क्योंकि हमारे यहां पर डोमेस्टिक डिमांड काफी हाई रहती है। अब इसके अलावा गवर्नमेंट का जो फोकस है डिजिटलाइजेशन के ऊपर, इसकी वजह से आने वाले समय में ये डोमेस्टिक डिमांड जो है और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इंटायर इकोसिस्टम जो आपका चिपसेट से डील करता है। अब देखिए एक चीज समझिए, चाहे इसमें स्टार्टअप की बात करें, चाहे हम फैब्स की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, या डेवलप करने हो लेटेस्ट नोड्स, इन सभी में गवर्नमेंट हर एंड पे वर्क कर रही है। तो एक होलिस्टिक इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं हम यहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका के बाहर सबसे लार्जेस्ट टैलेंटेड पूल जो आपको इस तरह की इंजीनियरिंग सेगमेंट में देखने को मिलता है वो भारत के पास है, जिसमें बहुत से यूथ आपके टेक्निकल जाइंट्स जो हैं, जो इस फील्ड में काफी फेमस हैं, उनके साथ हमारे ये यूथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर ये अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो इससे इंडिया को एक बूस्ट मिल सकता है। अब यहां पर गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। यहां हम इंकरेज कर रहे हैं कि भाई जो ग्लोबल जाइंट्स हैं भारत में आके भारत के स्टार्टअप के साथ काम करें और को ओन करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास काफी पॉजिटिव चीजें हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया एक मेजर प्लेयर बन जाए चिपसेट इकोसिस्टम में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जापान की। देखिए, यूएसए के बाद दूसरा क्वाड नेशन जापान बन गया है जिसने हमारे साथ चिपसेट के लिए एक एग्रीमेंट या एमओयू साइन किया है। अब यहां जापान का मकसद यह है कि चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को हम कम करें और एक मेंटेन कर सके रेजिलियंस ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर चिपसेट के। अब आप सभी को पता है कि ये जो चिपसेट्स हैं ये बहुत सी चीजों में यूज होते हैं। जैसे चाहे आप कार की बात करते हो, चाहे आप मोबाइल फोन की बात करते हो, या आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी की बात करते हो जैसे सैटेलाइट्स एंड ऑल, इन सब में ये इस्तेमाल होता है। और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी कभी शॉर्टेज ना हो। अभी रिसेंट टाइम में जब कोविड-19 के बाद से चाइना ने अपनी इकोनॉमी लगभग क्लोज कर दी थी, तो उसके बाद से काफी डिले देखने को मिला प्रोडक्शन लाइन में। तो इस वजह से वर्ल्ड अब शिफ्ट कर रहा है एक नई कंट्री की तरफ और इंडिया एक वायबल ऑल्टरनेटिव यहां पर उन्हें दिख रहा है। अब यहां क्वाड के बारे में बात की गई है तो क्वाड को भी जान लेते हैं। देखिए, क्वाड आपकी 4 देशों की ग्रुपिंग है। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देश इसमें हैं। ये इंश्योर करना चाहते हैं और सपोर्ट करते हैं फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है क्वाड प्लस, जहां पर कुछ देश जो विलिंग है इस क्वाड को ज्वाइन करने के, उनके साथ कोलैबोरेट करने की बात की जाती है। जैसे साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है और वियतनाम है। इसमें ये जो आपका क्वाड ग्रुपिंग है 3 C's के ऊपर फोकस करता है। पहला, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के पार्टनरशिप के ऊपर, दूसरा क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप के ऊपर, और तीसरा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाहे यहां पर आप चिपसेट्स के बारे में बात कर रहे हो, या आप बात कर रहे हो एआई की या क्वांटम कंप्यूटिंग की, इन सभी के ऊपर ये वर्क करना चाहते हैं। अब एक सवाल है मेरा आप सभी से, क्वाड की फॉर्मेशन कब हुई थी और ये क्वाड का जो आइडिया था किसने दिया था और कब दिया था? आज के कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर से लिखना। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे 2 लोकेशंस के बारे में, एक इराक और दूसरी आपकी स्वीडन। देखिए, स्वीडन की जो एम्बेसी है इराक के अंदर, उसके ऊपर अटैक हुआ अभी, तो जिसकी वजह से स्वीडन ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया एंड इवन डिप्लोमेटिक रिलेशन जो इराक और स्वीडन के बीच में थे वो अपने लोएस्ट पे पहुंच चुके हैं। अब यहां इन कंट्रीज की लोकेशन देख लेते हैं। जैसे बात की जाए इराक की, तो यहां आपको याद रखना कि ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में टर्की के साथ, ईस्ट में ईरान के साथ, साउथ में कुवैत और सऊदी आ जाता है, देन थोड़ा बहुत बॉर्डर ये जॉर्डन के साथ वेस्ट में शेयर करता है एंड सीरिया के साथ। इराक में आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है जो टर्की से चली आती है, दैट इज यूफ्रेट, और जरगोस माउंटेन भी यहां पर ही आपकी लोकेटेड है। अब बात की जाए स्वीडन की, तो स्वीडन आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक है जो कि अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है नॉर्वे और फिनलैंड के साथ। इसके अलावा
यहां पर आपको गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को मिलता है। इस एरिया में ये आपका बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी में आपकी कुछ कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज स्वीडन। यहां पर फिनलैंड आ जाता है। फिर ये पार्ट आपका रशिया का है, इस्तोनिया, लतीविया, लुथीनिया। फिर ये छोटा सा पार्ट रशिया का है। देन यहां पर पोलैंड, ये जर्मनी एंड डेनमार्क। ये कंट्रीज आपकी बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में इनके बारे में जरूर से लिख देना। अब यहां पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट माउंटेन देखने को मिलती है इस एरिया में, दैट इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे कच्छथीवु की, जो कि एक आइलैंड है और ये आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां कहीं लोकेटेड है, पाक स्टेट में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है, ये आइलैंड है, ये इंडिया ने ससीड कर दिया था श्रीलंका को 1974 में। अब इसकी वजह से जो यहाँ के ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, जो इस रामेश्वरम एरिया में रहते, कई बार इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहां पर श्रीलंकन पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इस वजह से तमिलनाडु के जो सीएम है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि श्रीलंका के विजिट से पहले प्रेसिडेंट इसके बारे में कुछ बात करे श्रीलंकन साइड से। तो यहां पर आपको इसकी लोकेशन के बारे में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे गोदावरी रिवर के बारे में, जिसका अभी लेवल जो है कंटिन्यूसली राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ मॉनसून, जिसके कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आने वाले समय में बाढ़ आ सकती है। अब कौन कौन सी स्टेट से ये रिवर आपकी फ्लो करती है, तो कुछ माइनर एरिया है आपका पुडुचेरी का, कर्नाटका का और मध्य प्रदेश का। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये मेजर स्टेट्स है जहां से ये रिवर पास करती है। अब इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ओरिजिनेट करती है आपकी नासिक त्र्यंबकेश्वर से। अब यहां इसकी पहली जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, दैट इज दुधना एंड पूर्णा। इसके अलावा पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलकर यहां प्राणहिता बनाती है और ये प्राणहिता भी गोदावरी को ज्वाइन करती है। देन इंद्रावती एक इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरी रहती है एंड शबरी आपकी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रहती है। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूट में पूर्णा और मंजिरा आप याद रखना। वैसे ये रिवर आपकी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो इस रिवर के बारे में आपको इतना ही जानना था। अक्सर इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में। देखिए, अभी आपको पता होगा मणिपुर में एक डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आया जहां पर 2 वुमेन्स को नेकेड परेड कराई गई है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा है कि आप कुछ एक्शन लीजिए इन लोगों के खिलाफ, अदरवाइज हम जब एक्शन लें तो आप बीच में ना आए। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? देखिए, ये पावर है आपके कोर्ट के पास जब वो अपने आप से किसी केस को लेता है। ये एक लैटिन वर्ड से आया जिसमें यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट एजेंसी खुद से कोई एक्शन ले रही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और 226 के अंडर ये पावर गिवन है आपके सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। इस आर्टिकल में बात की गई अटॉर्नी जनरल के बारे में भी, तो आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं भारत के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी ऐसे केस में जहां पर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड हो। आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के बारे में, जहां पे ये कहा जाता है कि इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहां आपको ये याद रखना है कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ये ऑफिस में तभी तक रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट की सहमति हो। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन में ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी गई है, बट ये कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। अब यहां आपको कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या पर्याप्त क्वालिफिकेशन है। वैसे कुछ कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस तब खाली करते हैं जब सरकार आपकी गिर जाती है। मतलब या तो सरकार का टेन्योर पूरा हो जाए या सरकार के पास मेजॉरिटी ना हो लोअर हाउस में। तो यहां आपको इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, जहां पर अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने यह कहा है कि आपको ये इंश्योर करना होगा जब भी कोई आप ऐड देते हैं या कोई प्रमोशन करते हैं किसी मूवी या सीरियल का, वहां पर आप एज रिलेटेड चीजों को डिस्प्ले करें। यहां कहने का मतलब यह है कि कौन सी कैटेगरी में आती है, अडल्ट में आती है, बच्चे देख सकते हैं, कौन देख सकते हैं उन मूवीज को, आपको ये सभी चीजें वहां पर बतानी होंगी। चाहे आप ये ऐड प्रिंट मीडिया में दे रहे हो, टीवी पे दे रहे हो या ऑनलाइन उसे प्रमोट कर रहे हो। तो यहां आपको ये कोड ऑफ एथिक्स में नई एडिशन को याद रखना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नॉन बासमती व्हाइट राइस के बारे में, जिसे अभी रिसेंटली सेंटर ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट के लिए। अब बैन करने के पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, इंडिया से बहुत तेजी से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा था इन नॉन बासमती राइस का, क्योंकि
वर्ल्ड में अभी एल नीनो का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है रशिया वॉर के कारण, और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के कारण कई देशों में क्रॉप्स जो है वो फेल हो गई हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी इन वाइट राइस की अवेलेबल रहे, तो इस वजह से हमने बैन कर दिया इसके एक्सपोर्ट को। अब राइस आपकी एक खारिफ क्रॉप है जो कि हाई टेम्परेचर में ग्रो करती है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। जनरली इसे ग्रो किया जाता है जून और जुलाई के मंथ में, और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर या अक्टूबर के मंथ में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनके लिए ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई चाहिए होती है, और रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। असम में 3 क्रॉप उगाए जा सकते हैं राइस की, जिसे नाम दिया गया ऑस, अमन एंड बोरो। इसके बारे में यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने अपने डिस्कशन में इसे ऐड किया। अब देखिए बासमती और नॉन बासमती में क्या फर्क होता है। बासमती आपकी एक यूनिफॉर्म साइज की रहती है, जनरली ये व्हाइट या ब्राउन कलर की हो सकती है। यहां पर इसकी सुगंधी एज के साथ बढ़ती है, मतलब इसका जो जैसे वाइन का कहा जाता है ना कि टेस्ट इंप्रूव होता है जैसे वो एज्ड होती है, तो सेम बासमती भी उम्र दराज होने के बाद, मतलब जितनी पुरानी होगी उतनी बेटर और महंगी मिलेगी आपको। बासमती की प्रोडक्शन नॉर्मल व्हाइट राइस से कम रहती है। तो ये जनरली आपको बासमती के बारे में पता है, तो आप क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर पूछी जाएगी। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे 2 रूल्स के बारे में, एक रूल 176 और दूसरा रूल 267। पहले हम रूल 176 के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए है। मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और हम चाहते हैं कि उसके बारे में डिस्कशन हो, तो यहां पर मेंबर्स के द्वारा नोटिस दिया जा सकता है सेक्रेटरी जनरल को, और वहां पर वो क्लियरली और प्रिसाइजली बताएंगे कि क्या मैटर वो रेज करना चाहते हैं। अब इसके लिए एटलीस्ट 2 एमपीज का आपको सपोर्ट चाहिए, और इस डिस्कशन के दौरान कोई भी वोटिंग और मोशन आपका रन नहीं होगा। अब दूसरा आ जाता है आपका रूल 267। अब देखिए इस रूल को समझना काफ़ी ईजी है। मान लीजिए राज्यसभा है, इसके सामने कुछ काम होते हैं हर दिन के, मतलब कुछ बिजनेसेस इसके होते हैं कि इसे ये बिल्स वगैरह डिस्कस करने हैं या आज ये डिस्कशन होनी है। तो यहाँ मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि कुछ रूल एप्लीकेबल ना हो, जब भी जो ये आपके काम है इनसे रिलेटेड कोई मोशन मूव कर रहा है, तो यहां पर सबसे पहले मेंबर को कंसेंट लेना पड़ेगा चेयरपर्सन का। अगर मान लीजिए आपका मोशन कैरी हो गया, तो उस समय आप जो भी रूल्स वगैरह हैं उनको सस्पेंड कर देंगे फॉर द टाइम बिंग। और मान लीजिए कहीं पर ये स्पेसिफाई किया गया कुछ प्रोविजंस में कि भाई आपके रूल्स पहले से ही सस्पेंड है और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के, तो आप उन्हें रन नहीं यहां पर कर सकते हैं। तो ये आपका रूल 267 बात करता है। अब यहां आप शॉर्ट डिस्कशन में एक चीज और ऐड कर लेना। देखिए जब ये मैटर आपके जाता है सेक्रेटरी के पास, तो उस समय वो डिसाइड करते हैं कि इसे इमीडिएटली डिस्कस करना है या थोड़े टाइम बाद या आज शाम को या कल सुबह, कब डिस्कस करना है वो टाइम मेंशन किया जाता है यहाँ पे। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। देखिए अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर ये नोट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।